गुड मॉर्निंग, जय हिंद फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं रात के 1 और आप सभी लोग को एक खुशी की बात भी बतानी है। अगर कल तक सब कुछ सही रहा, सब कुछ ठीक-ठाक चला आयोग में, तो शायद आपको 24 घंटे के भीतर-भीतर आपके बहुप्रतीक्षित यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन 173 पदों पर देखने को मिल सकता है। तो आप सभी तैयार रहें और मुझे लगता है कि सभी को बेसब्री से इंतजार होगा ही। प्लस आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि हम ये जो दृष्टि का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसमें हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट टेस्ट को अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। हाँ, बस आप लोग लाइक्स नहीं देते हैं। मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, तो ठीक है, मैं सुधार का प्रयास करूंगी जो भी कमियां रही होंगी। प्लस आप लोग फिर भी लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इससे, थोड़ा सा मैं मोटिवेट हूँ। खैर, आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस टेस्ट सीरीज का सेकंड नंबर का टेस्ट शुरू करते हैं। तो टेस्ट शुरू करें। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, और मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, आप प्लीज वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कीजिए पहले। आफ्टर दैट आप वीडियो को प्ले कीजिए, उसके बाद इसमें सॉल्यूशन देखिए। प्लस आप लोगों से मैं क्या कहूँ, इस चीज को विनती कहूँ या फिर यदि आपकी जरूरत है, आपको यदि इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए, इस टेस्ट सीरीज का जो भी आंसर मैं बता रही हूँ बहुत कम बता पा रही हूँ क्योंकि 1 घंटे में कोई व्यक्ति कितना ही डिटेल एनालिसिस कर सकता है किसी भी चीज का। तो आपको और डीप एंड डेप्थ में जाना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां इसके आंसर्स की विद एडिशनल फैक्ट्स पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। प्लस आप ये चाहते हैं कि एग्जाम टाइम आप एक बार फिर से इन टेस्ट सीरीज को देख पाएं तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जिसको आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। एग्जाम टाइम आप इसको एकदम से देख सकते हैं जल्दी में। नेक्स्ट है, तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है का बहुत अधिक ख्याल रखना है। तो पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, यही गलत है भाई। पेडोलॉजी जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन किया जाता है, ये सही है। एंटोमोलॉजी, देखिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला यहाँ पे, एंटोमोलॉजी यहाँ बोल दिया उन्होंने, जंतु विज्ञान की एक शाखा है। हाँ, ये जंतु विज्ञान की एक शाखा है, लेकिन एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी जो है पोषण का अध्ययन किया जाता है। साथ ही कुछ और चीजें, कुछ और भी लॉजी जान लीजिए, जैसे आपका पेलियोंटोलॉजी, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पेलियोबॉटनी जो होता है आपका, उसमें जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ये भी जंतु विज्ञान की शाखा है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक बहुत जरूरी है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो है उसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। साथ ही एक है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो आप चाहें तो इन फैक्ट्स को नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूची को सुमेलित करना है, तो कूट नीचे दिए गए हैं, हम इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए, बैरोमीटर सभी को पता है, इससे वायुदाब नापा जाता है बैरोमीटर से। तो बी का चौथा होना है, पहला और चौथा तो गलत हो जाना है। अगर बी का चौथा होना है तो ए का दूसरा होना ही होना है, यानी कि हाइग्रोमीटर से। और पता भी होनी चाहिए ये बात कि आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है। आमीटर सबको पता होगा, विद्युत धारा नापी जाती है इससे। नेफोस्कोप बचा हुआ है, बादलों की गति नापी जाती है। ठीक है, आप कूट अपना मैच कर लीजिए। मैं थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करूंगी, मैं कहती यही हूँ कि फास्ट चलूंगी, बट फास्ट मेरे से हो नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका, गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है। आप सभी को पता है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक उपकरण होता है, तो ये बात सही है। शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त उपकरण है, गलत बात है। ठीक है। शरीर के अंदर जो देखते हैं वो एंडोस्कोप होता है, उससे देखते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि आजकल एंडोस्कोपी सर्जरी चल रही है। ठीक है। जल के नीचे की ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोन। ठीक है, तो ये भी इसका सही नहीं है, लिख लीजिए बाकी किससे कौन चीज रिलेट है। तो नेक्स्ट है आपका, गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या रखा गया? ये धरोहर नाम रखा गया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कर, ये योजना बहुत चर्चा में रही थी और ये निधि बहुत चर्चा में रही थी क्योंकि ये 31 मई अभी हाल ही में 2022 को ये किया गया है। ये 3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? सॉरी, मैंने यहाँ गलत टिक कर दिया, मुझे पहले कहा था 3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया, इसको 5 करोड़ कर दिया। एमपी लेड जो है आपकी, इसको कोरोना के तहत थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया था। हाल ही में 21-22 में इसको आंशिक रूप से फिर से बहरहाल किया गया है। ठीक है। और ये जो एमएलए लेड है, ये अगर बात की जाए तो 5 से पहले 3 करोड़ थी। और 3 करोड़ कब हुई? 3 करोड़ भी हाल ही में हुई थी। कब? 2020 में। पूर्व में ये 2 करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। किसी की इनकम बढ़े ना बढ़े, किसानों की आय दुगनी हो ना हो, लेकिन एमएलए एमपी की जरूर हो जानी चाहिए।
नेक्स्ट है, क्योंकि वही भाई देश के क्या कहते हैं, स्तंभ कहेंगे, क्या कहेंगे, आपकी आवाज को संसद तक ले जाते हैं भाई, जरूरी है। नेक्स्ट है, असर्शन कह रहा है विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं और इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। हाँ, बात सही है। तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इसकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है, ये भी सही है और ये दोनों सही है और ये इसकी अच्छी व्याख्या है। देखिए, हम लोग आमतौर पर पृथ्वी से जब देखते हैं तो लगता है तारे सफेद रंग के हैं या फिर सिर्फ पीले रंग के, जबकि इनके अध्ययन से पता चलता है कि तारे का रंग नीला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, पीला, नारंगीला। ये उनकी जो कहते हैं उसको वेवलेंथ पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि द्रव में कोई अघुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, नो डाउट। क्यों बढ़ता है? सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जो नॉन साइंस स्टूडेंट है वो सिर्फ एक एग्जांपल से समझ लें। अगर पानी में नमक को मिलाया जाता है ना तो पानी का क्वथनांक एकदम 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए एक होता है ना कि सब्जियों में नमक पहले डाल देते हैं तो सब्जियां जल्दी गल जाती हैं, चीजें जल्दी गल जाती हैं, ठीक है। ये होता क्यों है, थोड़ा सा मैं यहाँ ज्यादा डीप में नहीं, बस बता देते हैं। जैसे कि आपका NaCl है, ठीक है, मान लीजिए नमक को मिलाया आपका वाटर में, अब वाटर में मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है, ये HCl बना देता है ना, यानी यहाँ पे Cl आपस में बॉन्डिंग कर, और जब ये पानी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, अणुओं को आपस में जोड़ रहा है, जो चीजें जुड़ रही हैं वो अधिक मजबूत हो जाती हैं और पानी की ऊपरी सतह पर आकर एक लेयर बना लेती हैं, जो कि आपका जो वाष्पीकरण है ना उसको रोक कर वाष्प दाब को कम कर देती हैं, ठीक है। और जैसे ही वाष्प दाब कम होता है पानी का, वैसे ही क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपको एक और फैक्ट मिल गया कि जब वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है एक अपसारी लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, ये दोनों हो जाएंगे B एंड C, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2000, अच्छा इसको उत्तल लेंस मत लगाइए कभी भी गलती से, ये हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह बिहेवियर नहीं करता है कभी भी। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार में कितना निवेश का निर्णय लिया गया है? ये लिया गया है 4 लाख करोड़ का। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर में छूट दी गई है? तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि आप लोग बॉयकॉट बहुत खेलते हैं। तो ये सम्राट पृथ्वीराज जो है फिल्म, उस पर छूट प्रदान की गई है। और आप हमें बताइए कि ये किनके निर्देशन की फिल्म है, और ये जो पृथ्वीराज है ना, सम्राट पृथ्वीराज, जिनको राय पिथौरा पृथ्वीराज भी कहते हैं, इनके ऊपर जो फिल्म बनाई गई वो किस युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर बनाई गई है और उस युद्ध में इनके अपोजिशन में कौन सा मुगल सम्राट था, ठीक है, मुगल था या दिल्ली सल्तनत का कोई था, ठीक है, वो आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट है, सूची का सुमेलन करना है। तो कल्चर्स दिए हुए हैं, विटिकल्चर अंगूर का उत्पादन करता है, सेरिकल्चर रेशम का, पिसिकल्चर आपका मछली उत्पादन, ये सब क्रमशः लगे हुए हैं, अपना कोड चुन लीजिए आप इनमें से। अच्छा, इसमें ना अगला क्वेश्चन फिर से साइंस का ही आ गया, लगता है इस टेस्ट सीरीज में साइंस की अधिकता है, लास्ट वाले में करंट अफेयर की अधिकता थी, यानी इससे पहले जो करी थी, क्योंकि दृष्टि IAS इसी तरह से टेस्ट निकालती है। आगे जब कोई अन्य टेस्ट सीरीज आएगी तो शायद हो सकता है उसमें ज्योग्राफी की अधिकता रहे, हो सकता है किसी अन्य टेस्ट सीरीज में हिस्ट्री की अधिकता रहेगी, यानी एक एक सेक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण का। देखिए, बहुत ज्यादा यहाँ नहीं बता सकते, पर यूं समझ लीजिए शॉर्ट में कि व्यतिकरण होता क्या है। ये एक ऐसी घटना है जिसके अंदर दो तरंगें उच्च, निम्न या समान आयाम की परिणामी तरंगों का निर्माण करती हैं, तो उसको कहते हैं आप इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। इसको देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, सिंपल एक एग्जांपल समझ लीजिए। जब पानी की तले पर, पानी की सतह पर एक ऑयल की कोई भी एक ड्रॉप डाल दीजिए, फिर आप देखिएगा वो जिस तरह से चमक रही है। अब इसमें ऑयल का योगदान नहीं है, इसमें योगदान है प्रकाश का और उसकी तरंगों का, ठीक है, वहां व्यतिकरण हो रहा है। नेक्स्ट है, दोनों फिर से सुमेलित करना है। तो पदार्थ की मात्रा नापी जाती है मोल में, विद्युत धारा मापी जाती है आपकी एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और तापमान को केल्विन में मापते हैं। ये SI यूनिट है, ठीक है, और इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद में है और ये बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसका उद्घाटन हाल ही में 2022 में PM मोदी जी द्वारा किया गया है। अहमदाबाद में एक जगह है बोपल, वहां पर किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी हैं डॉक्टर पवन गोयनका जी, इस बात को याद रख लीजिए। और ये करेगी क्या, ये जो है गैर सरकारी संस्थाओं और इसरो एजेंसी के मध्य इंटरफेस के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट है आपका, संत कबीर नगर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विचार करना है, क्या कह रहे हैं। यह है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। नहीं भाई, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि संत कबीर नगर आपका यूपी में है
और कबीरदास जी की जन्मस्थली मगहर, यहाँ पर संत कबीर अकादमी का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया था। ये बात सही है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तो ये देखिए, तारत्व और आवृत्ति की अधिकता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि देखा क्या होगा, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल भी है तारत्व की अधिकता का, कि अगर जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज को आप सुन पा रहे हैं और आप साथ ही अपने कान के पास भुनभुनाते हुए मच्छर को सुन पा रहे हैं, तो आपको दोनों में से ज्यादा चुभने वाली आवाज जो लगेगी वो मच्छर की लगेगी। ठीक है, और आजकल इस चीज को यूं भी समझिए, तारत्व जो होता है ना, इसको पिच कहते हैं। जैसे आजकल एक टाइप के जो सॉन्ग होते हैं लोफी सॉन्ग, उनका प्रचलन बहुत अधिक है। उसमें क्या करते हैं, उसमें फीमेल या मेल की जो वॉइस है उसका पिच चेंज कर देते हैं, पिच थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जिसमें क्या होता है, आवाज थोड़ी सी अपेक्षाकृत पहले से भारी सुनाई देती है, जिससे होता क्या है, वो अधिक इंजॉयबल होती है बजाय वो पतली आवाज की। ठीक है, वो पतली आवाज थोड़ा एक समय बाद चुभने लग जाती है कानों में। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पढ़ते हैं कथन क्या है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है, भाई गलत लिखा है, बढ़ता है, उल्टा लिखा हुआ है। तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, उल्टा लिखा है। ठीक है, तो ये गलत है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, सही है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगर वर्ग में दाएं से बाएं बढ़ेंगे ना, तो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते रहेंगे, सेल्स की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेल्स की संख्या बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इससे जो है परमाणु की जो त्रिज्या है, इसको रेडियस कहते हैं, वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज्यादा ठंडा लगता है? सिंपल सी बात है, लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए। तो इसका आपका बी सही हो जाएगा, चाहे ऊष्मा लॉस करने की बात हो, चाहे ऊष्मा गेन करने की बात हो। अगला है आपका, विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी डेयरी नेट जीरो। अगला प्रश्न है, जून 2022 में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है? ये आपका AKTU, अब्दुल कलाम आजाद तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऐसा किया हुआ है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं। जो क्लोरोफाइसी हैं ये शैवाल होते हैं, लेकिन ये ग्रीन शैवाल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और शैवालों के अध्ययन को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फाइकोलॉजी, और माइकोलॉजी कहते हैं कवकों के अध्ययन को। शैवाल ही ऐसा जीव है जो पूरे कह सकते हैं पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है? ये सोनिक बूम होता है। ठीक है, और सोनिक बूम को किससे नापा जाता है? ये मैक इकाई द्वारा नापे जाते हैं। एक इकाई होती है जिसको मैक कहते हैं। जैसे आप इस बात को समझ लें, जैसे ध्वनि की गति से जो वस्तु चल रही है या कोई विमान ध्वनि की गति से चल रहा है तो उसको कहेंगे आप मैक 1। ठीक है, और अगर ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से चल रहा है तो उसको कहेंगे मैक 2। ठीक है, तो ये होता है मैक। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले ये जान लें कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष जो है आपकी वो दूरी होती है जो निर्वात में सनलाइट द्वारा जूलियन वर्ष में तय की जाती है, 1 जूलियन वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ कथन क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बात सही है। और जो प्रकाश है यानी सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट की देरी करता है, 8 मिनट में ये रास्ता तय करता है। साथ ही ये भी जान लीजिए, जो एक प्रकाश वर्ष है ना, वो बराबर होता है आपका कितने के, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। यहाँ कथन दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया है? ये आपका किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने। और ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और आप हमें ये बताएं कि अभी जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री है ना, वो कौन है? नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? वेरी बैड, आज 8वां स्थान है। ठीक है, और अगर बड़े राज्यों की बात करें, पहले तो ये जान लें कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 है, ये कौन सा संस्करण था?
तो ये आपका चौथा संस्करण था। और अगर बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में सबसे पहला स्थान आपका तमिलनाडु को मिला हुआ है, दूसरा स्थान आपका गुजरात को मिला हुआ है और तीसरा स्थान आपका महाराष्ट्र को मिला हुआ है। अगर छोटे राज्यों की बात करें, यही देखिए बड़े राज्यों में ही उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा संयुक्त रूप से। जबकि अगर छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा प्रथम स्थान पर है और ये पिछले वर्ष भी शीर्ष पर था, तो इसने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी हुई है। जबकि सेकंड नंबर पे आपका है मणिपुर और थर्ड नंबर पे आपका सिक्किम है। अगर यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की, तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आपका है जम्मू कश्मीर, उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़ ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हुए हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो लेजर जो है ना, इसका जो आपका फुल फॉर्म है ER, एम्प्लीफिकेशन, जो आपका एम्प्लीफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर ये वर्क करता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की होती है, ठीक है। अगला है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण किस रूप में, किस दर्पण का प्रयोग, क्या पढ़ रही हूं मैं, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के बारे में आप ये जान लें कि हमेशा इसका प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, हमेशा, ठीक है। और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं और वस्तु से हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, उत्तल दर्पण जो है काफी क्षेत्र को, काफी एरिया को कवर करता है। हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। झारखंड को सम्मानित किया गया है। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रैंक है झारखंड का इसमें, कि झारखंड ने पिछले वर्षों में कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनमें तंबाकू पर या धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा काशी विश्वनाथ धाम। और ये कार्बन मुक्त पहला क्षेत्र क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मणिकर्णिका घाट है, जैसे कि आपका और भी कई सारे घाट हैं, तो वहां पे जो जलती चिताएं हैं उनसे जो कार्बन निकलता है, इसमें देखा गया है कि पिछले वर्षों की तुलना में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 12 जगहों में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे जिससे कि वहां के क्षेत्र को कार्बन मुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है। देखिए, जो आपका सफेद शैवाल है उसका उदाहरण वॉल्वॉक्स नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन शैवाल है, ठीक है, हरा हरा शैवाल है। इसके अलावा हरे शैवाल और कौन कौन से हैं, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ। जबकि भूरे शैवाल आपका एक्टोकार्पस, सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस और भी बहुत सारे हैं, डिक्टियोटा इत्यादि। अगला है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, अवरक्त विकिरण होता है, इंफ्रारेड। अच्छा, ये जो अवरक्त विकिरण है इसकी खोज की थी विलियम हार्शेल ने। आप हमें ये बताइए, पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने की थी, जबकि दृश्य विकिरण की खोज जो आपकी की थी वो न्यूटन ने की थी, ठीक है, इसको मैं बता दे रही हूँ। अगला है आपका, पायरोमीटर द्वारा निम्न में से किसे नापा जाता है। पायरोमीटर जो नापा जाता है, सतह का जो हाई टेम्परेचर है उसको नापा जाता है। साथ ही आप ये भी जान लें कि साइक्रोमीटर जो होता है ये वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका सेलेनोमीटर, ये वाटर में जो आपकी कह सकते हैं पानी की जो सैलिनिटी है उसको नापा जाता है। और ब्लड प्रेशर के लिए आप सभी को पता होगा स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में सही कथन कौन सा है। कह रहे हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है। गलत बात है, ये वार्षिक है, प्रतिवर्ष पर निकाला जाता है। और इसके बारे में आप ये भी जान लें कि जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज का जो स्थान है वो पहले 150 में नहीं है। भारत के जो विश्वविद्यालयों में पहला स्थान जो है वो IISc बेंगलुरु का है, जो कि 155वें स्थान पर है भारत, मतलब वैश्विक स्तर पर। और भारत के स्तर पर इसको फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। सेकंड रैंक मिला है आपका IIT बॉम्बे को। थर्ड रैंक आपका IIT दिल्ली के पास है। अब देखिए क्या कह रहा है, विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के 27 संस्थान शामिल हैं, ये बात सही है। पिछले वर्ष की तुलना में इनकी संख्या बढ़ी हुई है, पिछले वर्ष में 22 ही थे। और ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो क्यूएस वर्ल्ड में शीर्ष पर कौन रहा, तो पिछले 11 वर्षों से लगातार आपका यूएसए का है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लगातार 11 वर्षों से शीर्ष पर है, ठीक है। तो इसमें केवल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 35, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है स्पैरो यूपी पोर्टल, ये किससे संबंधित है। तो ये जो आपका पीसीएस अधिकारी जो है, संपत्ति आए दिन पर इनकी सुनने को मिलती है, अखबारों में जमा की हुई तगड़ी तगड़ी गड्डियां प्राप्त होती हैं, उनका विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है फिर से,
तो क्या कह रहे हैं, अच्छा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी खोज किसने की? तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच क्या है ये? ईंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। ठीक है, जे टॉमसन। पर पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, नाच एन फॉर न्यूट्रॉन, चा फॉर चैडविक। ठीक है, तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे पहले ही गलत लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी की थी जे टॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज आपकी की थी चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने, ये सही है। पॉजिट्रॉन की खोज ये भी गलत है, पॉजिट्रॉन एंडरसन ने खोजा था। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन है, तो कथन पहला है आपका NH3 जो कि अमोनिया जल में घुलनशील होता है। नहीं भाई, ये गलत बात है, कथन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो NH3 है इसका जो गलनांक होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस के, और इसका जो क्वथनांक होता है -33 डिग्री सेल्सियस होता है। और NH3 के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाले जितने भी तत्व हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, वो कभी भी जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वो हमेशा और हमेशा कार्बन में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ईथर हुआ, बेंजीन हुआ, इस तरह से। और क्योंकि ये कार्बन में घुलनशील है तो ये जल में घुलनशील नहीं होगा, अभी कथन गलत है। नेक्स्ट कह रहे हैं NH3 एक सहसंयोजक बंध है जो प्रकृति में अध्रुवीय अवस्था ही है। ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाले होते हैं वो नॉन पोलराइज होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कहाँ है? ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये जैसे एग्जाम सेटर्स का क्रश क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आपको रखा देखने को मिल जाएगा। अगला है, भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में औद्योगिक संक्रांति वार्ता की मेजबानी की है? तो ये किसके साथ की है? स्वीडन के साथ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? आगरा कैंट को, हमारे आगरा कैंट को। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं हैं क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा रेटिंग दी गई है, तो ऐसे ही कुछ नहीं, यहाँ पे बिजली का भी उत्पादन होता है। सोलर पैनल से स्टेशन चल रहा है जिसमें डेली बेस पर 1600 किलोवाट की बिजली पैदा होती है। और यहाँ पर एक बड़ी बात जो है, 2021-22 में लगभग 1.5 लाख पौधे रोपे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? उड़ने वाली मछली आपकी कौन सी है? ये आपकी है, वेट वेट वेट, मुझे इसको देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच प्लीज। तो हाँ, उड़ने वाली जो फिश है वो है आपकी गोल्ड फिश। ठीक है, इसके अलावा यही मछली है, वास्तविक मछली ये है इन चारों ऑप्शंस में से। अगर प्रश्न इस तरह से बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है, ठीक है, या फिर कौन सी एक मछली नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो तीनों ये लिखी है, जेली फिश, हैग फिश और कटल फिश, ये तीनों ही वास्तविक मछलियां नहीं है। इनके अलावा भी आपकी एक होती है स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश भी आपकी वास्तविक मछली नहीं है। एक आपकी सिल्वर फिश, एक डेविल फिश, क्रे फिश, ये सब मछलियों की प्रजातियों में नहीं आती हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं है? तो नाम से समझ में आ रहा है ड्यूरालुमिन यानी ये एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, और इनमें कौन सी धातु शामिल नहीं है? तो इसमें जिंक शामिल नहीं होगा क्योंकि ये जो ड्यूरालुमिन है इसमें 95% सॉरी आपका कॉपर होता है, 1% आपका मैग्नीशियम होता है और आपका 4% कॉपर होता है। ठीक है, और इनका जो उपयोग लाया जाता है वो आपकी जैसे वायुयान बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। अगर एल्यूमिनियम की कुछ और मिश्र धातुओं की बात करें तो एक होता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इससे बनाए जाते हैं बर्तन और सिक्के, जिसमें 90% कॉपर होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। एक होता है मैग्नीशियम, जिसमें 95% एल्यूमिनियम होता है, 2% मैग्नीशियम होता है और बाकी कुछ कॉपर और वो होता है आपका आयरन, जो वायुयान के निर्माण में इनको भी यूज में लिया जाता है। एक होता है निकिल मिश्र धातु, इसमें भी 95% एल्यूमिनियम होता है, 1% निकिल होता है, 4% कॉपर होता है, ये भी हवाई जहाज निर्माण में यूज होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में कौन से कथन सही है? तो न्यूटन के 3 नियम थे, यहाँ सिर्फ 2 नियमों की बात हुई है। द्वितीय नियम क्या कह रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, गलत है, ये तृतीय नियम है। जो द्वितीय नियम है वो आपका जड़त्व पर आधारित है। ठीक है, सॉरी, जो आपका प्रथम नियम है वो आपका जड़त्व पर आधारित है। जो आपका द्वितीय नियम है वो वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसमें से एक भी सही नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, इसका ये है जो द्वितीय नियम और इसका ये है। ठीक है, IMF के एशिया और प्रशांत विभाग APD के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपके हैं कृष्णा श्रीनिवास। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है
किस चीज की खोज की है? तो इन्होंने नैनो सिलिका की खोज की है। और देखिए ये किससे की गई है? गन्ने की जो राख होती है, गन्ने की जो गन्ने का जो वेस्ट बचता है उसकी जो राख होती है उसमें इसको खोजा गया है। और ये अपने तरह की एक बहुत बड़ी खोज है जो कि भारत में की गई है। ठीक है, फिलहाल इसको पेटेंट कराया जा रहा है। बाद में इससे पता चलेगा कि क्या क्या बन सकता है, किस किस चीजों में यूज रहा। आप सभी को वैसे पता ही होगा कि सिलिका कितना यूजफुल है। नैनो सिलिका के कणों का उपयोग करके हम लोग दवाएं भी बनाते हैं। पेंट, जो आपका पेंट होता है दीवारों पर, बैटरीज बनाते हैं। लिथियम आयन बैटरी में बहुत इसका बहुत यूजफुल है। पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है, इसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ठीक है, और हमने हाल ही में आपको एक बताया था, शायद लास्ट टेस्ट में बताया था कि प्लांट सेल कल्चर किसे कहते हैं। ठीक है, वो भी आप हमें बताएं अगर आपको याद हो तो। सिंपल सी बात है, इस बात को यूं समझ लीजिए कि जैसे आपका लीवर ट्रांसप्लांट होता है ना, हालांकि वो बॉडी में होता है, यहाँ पौधे से उसको मैं बस कोरिलेट करने का प्रयास कर रही हूँ, बाकी दोनों प्रोसेस काफी अलग हैं। लेकिन वहां पे जो एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट किया गया तो पूरा लीवर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, टिश्यूज निकाले गए हैं किसी दूसरे व्यक्ति से और वो टिश्यूज इंसर्ट किए गए हैं किसी दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, और ट्रांसप्लांट क्यों किया गया है? क्योंकि जिस व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया है उसका लीवर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज होगा, उस डैमेज पार्ट के टिश्यूज को काटकर हटाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति का पूरा लीवर ही हटा दिया, उस पार्ट को हटाया है। तो यहाँ सिंपल कह रहे हैं ना, रोग मुक्त परिस्थितियों में, यानी वो जो रोग उन्मूलन होता है, जो सेल्स खराब होती है उसको हटा दिया, अच्छी सेल्स को लिया, उनमें संवर्धन किया, तो ये ऊतक संवर्धन होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है? सबसे न्यूनतम सुचालक आपका शीशा है। ठीक है, जबकि अगर हम सर्वाधिक सुचालक, अगर हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद तांबा, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के रूप में जाना जाता है? ये आपका है मैथिल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, जून 2022 में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे गए हैं? तो ये भेजे गए हैं आपके मंगोलिया को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? विश्व की बात हो रही है, ये जो फ्रंटियर कंप्यूटर है ये विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है और इसको अमेरिका के ऊर्जा विभाग की लेबोरेटरी के डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? तो सेरेब्रम, थैलेम, ये सभी हैं। एक मिनट, कूट दिया होगा मेरे ख्याल से, हाँ, तो जहां सभी वाला ऑप्शन आए वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? अभी अभी मैंने बताया था नील हरित शैवाल। ठीक है, प्लीज 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 इसमें अमीबा मत लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग को बचपन से ही ये बात रटा दी गई है कि अमीबा सबसे पुराना है, बट अमीबा सबसे पुराना नहीं है, वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, और जो नील हरित शैवाल है इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है तो सुमेलित कीजिए भाई। तो कह रहे हैं, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाँ, ये बात सही है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये उल्टा लिखा हुआ है। माइक्रोफोन आपका फोन के भीतर होता है ना, ये हम लोग जो बोलते हैं वो ध्वनि ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी गलत है। लाउड स्पीकर में हम लोग पहले बोलते हैं ना, पहले ध्वनि जाती है, तब उसको विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट करता है। अगला है, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ये सही है, तो 2 ये सही है, तो पहला और चौथा आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है तो सुमेलित कीजिए। ये जो अल अक्सा मस्जिद है ये आपकी इजराइल में और ये आपकी हाल ही में चर्चा में रही थी, शायद इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ ही सेला सुरंग ये आपकी भारत में है। ठीक है, कौन सी जगह में ये आप बताएंगे, नहीं सुनी होगी ना, अब सुन लीजिए। तो सी का चौथा होना है और बी का पहला होना है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए और बी के अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया है। एक मिनट, ये मुझे ठीक ठीक नहीं पता है, वेट 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 प्लीज वेट। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर नहीं, यहाँ ये गलत लिखा है, 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिले स्तर में और मंडल स्तर पर 7 वर्ष पूर्ण होने पर इनके स्थानांतरण को मंजूरी दी है। तो इस तरह से तब पहला कथन सही, तो इस तरह से पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला है, समूह ए और बी के स्थानांतरण सवर्गवार कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक की, नहीं ये 10% है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन गलत हैं आपके, तो ना तो एक और ना दो। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रिक अम्ल जो होता है वो अम्लराज कहलाता है, और इसमें नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 प्लस HCl,
इन दोनों का रेशियो कितना होता है, 1:3 के अनुपात में ये दोनों मिले होते हैं। और इसको अक्सर आप सोने की दुकानों में पाएंगे, क्योंकि इसको अम्लराज कहा क्यों जाता है, इसीलिए क्योंकि जो नोबेल मेटल्स हैं उनको भी ये मेल्ट कर देता है, जैसे कि आपका गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ। अगला है सुमेलित करना है। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया दी हुई है, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन। तो देखिए C+O2 लिखा है, तो C+O2 जब मिलेगा तभी ना CO2 बनाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया तो यही हुई। ए का तीसरा होना है तो C और D गलत हो गया आपका, और जब ए का तीसरा होना है तो C का पहला होगा ही होगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी C2H5Cl + KOH रहेगी। उसके बाद देखिए ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, इस बात को समझ लीजिए, एक आपकी होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी केमिस्ट्री में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, तत्वों को उनके क्रियाशीलता के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो उस श्रेणी में मान लीजिए ये जो आपका रिएक्शन है FeSO4, हम इसी को उठा लें तो मूल रूप में मूल रूप में ये जो FeSO4 है ये रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन एक्चुअली ये रहा होगा Zn, मैं इसको उल्टा लिख रही हूँ, ZnSO4 + Fe, ठीक है। क्योंकि ये जो Fe है वो अत्यधिक क्रियाशील है, तो वो यहाँ से Zn को विस्थापित करेगी और Zn के स्थान पर खुद स्थान ले लेगी, ठीक है, SO4 के साथ संयोजन कर लेगी, तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो बी का हो जाएगा आपका चौथा, और जहां बी का चौथा है वो है ऑप्शन ए। और अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो देखिए जो लिखा हुआ है C2H5Cl + KOH, जब ये Cl यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बनाएगा KCl, ठीक है, और ये KCl बना देगा, अर्थात ये Cl OH को विस्थापित करेगा, प्रतिस्थापित करेगा किसे, Cl से, प्लस क्या बन जाएगा C2H5 और Cl को प्रतिस्थापित करेगा OH, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एल्कोहल और यहाँ पे बन जाएगा KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया क्या है, NaH, जब NaH टूटेगा तो Na और H आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, जीन, बहुत सिंपल है। अगला है अल्ट्राथिन हेटेरोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया है, इसमें आपका एल्बुमिन का तो प्रयोग होता ही होता है, प्लस आपका लाइसोजाइम का प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है श्रेष्ठा, तो क्या है ये श्रेष्ठा, पहले इसको जान लो। ये एक योजना है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, विशेष तौर पे ये छात्रों को समर्पित है, और जो निजी आवासीय विद्यालय हैं इनमें बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। तो कथन क्या कह रहे हैं, यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है, गलत बात है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। अच्छा, आप हमें बताइए वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, यह अनुसूचित जाति, तो ये के छात्रों को समर्पित है, हाँ ये बात सही है, तो कथन केवल 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव आंख के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कह रहे हैं कॉर्निया मानव आंख की एक बाहरी परत है घने से, गलत बात है, कॉर्निया जो है आंख के भीतर होता है, कॉर्निया का स्तर, ठीक है, बाहरी परत नहीं है। कॉर्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है, ये गलत है, क्योंकि आंतरिक भाग श्वेत पटल नहीं कहलाता है, ये मानव आंख की जो बाहरी भाग है ना उसको श्वेत पटल कहते हैं। अगला है कोरोइड में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं तथा रंग नीला दिखाई देता है, हाँ सही है, ब्लड वेसल्स फैली हुई रहती हैं आंखों में। रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं, ये बात सही है, हमें नहीं पता वो कौन कौन सी 3 परतें होती हैं, भाई हम बायोलॉजी के प्रोफेसर नहीं है, तो हमें ये कंफर्म है कि पहला और दूसरा गलत है ही है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा ये, अंततः चौथा भी सही होगा, ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आगे के लिए। अगला है आयोडीन की प्राप्ति होती है, बायोलॉजी मेरी वैसे बहुत वीक है, सारगैसम से, सॉरी ये होती है लेमिनेरिया से, लेमिनेरिया एक शैवाल है जो कि आयोडीन की पूर्ति करता है। अगला है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, सबको पता है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्या बढ़िया एकदम सुपर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें करंट अफेयर पूछा है, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि आयोग के पेपर में सिर्फ 1 साल का करंट अफेयर आता है, ये घटनाएं दी गई हैं ये काफी पुरानी, क्योंकि यहाँ समझ में आ रहा है ओलंपिक में गोल्ड मेडल, तो जो ओलंपिक हुआ था आपका 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक में ही, तो गोल्ड मेडल जीता हुआ था नीरज चोपड़ा ने।
हालांकि किसी भी प्लेयर के इतने सारे घटनाक्रम एकदम से व्यक्ति को याद नहीं रहते हैं, तो आप इस बात को भी माइंड कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि आप इस टेस्ट सीरीज में 70 टू 75 स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप फाइनल टेस्ट सीरीज में, एग्जाम की टेस्ट सीरीज में 80 टू 85 स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज अपेक्षाकृत कठिन होगी। किसी भी खिलाड़ी के इतने सारे घटनाक्रम, आपको इतने सारे पुराने घटनाक्रम नहीं याद होंगे, ठीक है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं फैन हूँ नीरज चोपड़ा जी की। तो पहला है, उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पावो नुरामी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो किया था। हाँ, ये बात सही है। और इन्होंने अपना ही एक पहला रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था, जिसमें इन्होंने 88 मीटर, ठीक है, थ्रो किया था। 88 मीटर कुछ पॉइंट था, मुझे याद नहीं है। और ये गेम कब हुए थे? ये हुए थे आपके 2022 में। और कहाँ हुए थे? फिनलैंड में हुए थे। नेक्स्ट कथन कह रहे हैं ओलंपिक, तो वही ओलंपिक हुआ था 2021 में। उन्होंने फिनलैंड में आयोजित क्वार्टेन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। ये जो फिनलैंड में आयोजित हुए थे, ये भी 2022 में आयोजित हुए थे। तो अब दो बातें तो स्पष्ट हो गई कि कथन 1 और कथन 3 जिस भी कूट में होंगे वो एक साथ होंगे। तो पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन ए तो बचेगा, ऑप्शन सी बचेगा, ऑप्शन बी और डी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं ओलंपिक मेडल जो जीता था वो 2021 में जीता था। तो सिंपल सी बात ये है कि आप सभी को पता है विश्व चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुई थी 2022 में, अगस्त के समथिंग कुछ हुई थी, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। तो जो 2021 वाली घटना है वो सबसे पहले आनी है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आप या तो इसी तरह से दिमाग लगा सकते हैं, और तब लगा सकते हैं जब आपको एक या दो कथन एकदम फिक्स पता हो कि हाँ ये एकदम सही है, तभी आप ऐसे प्रश्न को छेड़िएगा, वरना वो निगेटिव में ले जाएगा आपको। और ये बात एग्जाम में सोच के ही जाइएगा कि 150 में से 20 क्वेश्चन छोड़ के ही आना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर को बहुत अच्छा करना है। ये दिमाग में रखना एक अलग बात है, लेकिन ये दिमाग में रखना एक बहुत बड़ी बात है, और आपको ये कॉन्फिडेंस की ओर ले जाएगी कि एग्जाम में हर हाल में 20 से 25 क्वेश्चन हमको छोड़ने ही छोड़ने हैं। अब वो कौन से होंगे उनका स्तर आप वहां डिसाइड करेंगे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकेगा, किन पर? जमीन दान देने वालों के नाम पर। और ये एक अच्छा फैसला है, इसलिए अच्छा फैसला है क्योंकि लोग इससे प्रोत्साहित होंगे। अभी अभी क्या, आमतौर पे ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज करते हैं। आजकल तो दान खैर इस तरह से होता है कि पिछवाड़े से कैमरा लगा होता है और व्यक्ति दान कर रहा होता है, तो ये शो ऑफ बड़ी चीज है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गुमनामी में बहुत बड़े बड़े दान किए हुए हैं। ये अक्सर पॉलिटिशियंस का काम होता है, कैमरा लगा के दान करना। तो यहाँ पे एक चीज का प्रोत्साहन मिलेगा कि आमतौर पे हर व्यक्ति चाहता है कि उसको उसके दान का थोड़ा थोड़ा क्रेडिट मिले। अच्छा लगता है लोगों को, प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो जो व्यक्ति जमीन दान करेंगे हॉस्पिटल के लिए, उनको उनके किसी भी परिजन वो अपनी स्वेच्छा से चुन सकते हैं कि मेरे परिवार में इस व्यक्ति के नाम पर अस्पताल का नाम होना चाहिए। सेकंड थिंग, उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना में यदि भूमि स्वामी आबादी वाले क्षेत्र में जमीन दान कर रहा है, यदि उसकी इच्छा है उसके मुआवजे की, तो वो किसी अन्य या थोड़े से दूर दराज स्थान पर सरकारी जमीन का उतना ही हिस्सा हासिल कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुनैन दवा का जो उपयोग किया जाता है मलेरिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है 40 AR18, 40 CA20, 40 K19। देखिए, जो खोपड़ी के ऊपर रखा है वही ना वजन है, क्योंकि वजन सिर के ऊपर रखा जाता है। तो क्योंकि भार है और सबका भार समान है, तो सिंपली ये संभारिक की उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति नहीं? ये सल्फाइड 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 ये सब है, कुनैन सल्फेट नहीं रहेगा। और आपकी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी में भी एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्फुरदीप्त होता है। आपने कभी देखा होगा, कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, काफी अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, और अगर वहां पे कोई ह्यूमन बोन पड़ी हुई है या किसी जानवर की बोन पड़ी हुई है, हड्डी, तो वो आपको दूर से सफेद कलर की चमकती हुई दिखाई देगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कैल्शियम होता है, जो मैग्नीशियम होता है, इन दोनों में गुण होता है स्फुरदीप्तता का, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओके, नहीं है ढूंढना। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी हैं, परमेश्वरन अय्यर जो है CEO हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ आपके अनिल चौहान जी हैं। इससे पहले कौन थे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चीफ डिफेंस स्टाफ, इनसे पहले कौन थे और पहले कौन थे? सबसे पहले NHRC, तो यही गलत होंगे, रंजना प्रकाश देसाई नहीं होंगी, बाकी आप इनको सर्च कर लीजिए। अगला प्रश्न है, लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये लाइफ मूवमेंट है क्या? सबसे पहले इसको जान लें। तो इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट
और इसकी शुरुआत जो की गई है ये आपका COP26 में की गई थी। ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक संकल्पना जो है वो प्रदर्शित करी गई थी, 2021 की बात है ये। और इसमें है क्या, बस वही है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तियों की जो जीवन शैली है उसमें जागरूकता लाना, जो कि नासमझ और विनाशकारी खपत के स्थान पर सोच समझ कर उपयोग करने पर केंद्रित की जाएगी। तो कथन क्या कह रहे हैं, लाइफ का विचार COP25 में किया गया था, गलत है। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, यह बात सही है। तो केवल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? कौन सा मौजूद नहीं होता है? देखिए, आपका वैक्यूल्स होता है, सेंट्रियोल्स होता है, लाइसोसोम्स होता है, और इनमें से इन तीनों में से एक ऐसा है जो कि पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। वो आप हमें बताइए कौन सा नहीं होता है, ठीक है? जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होता, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है? इसका कोई काम नहीं होता जंतु कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है? ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, ये जो हड्डियों का एक रोग है उसके लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहे हैं, श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है। तापमान के बढ़ने पर, हाँ सही बात है, गाढ़ापन, श्यानता गाढ़ापन कम हो जाता है। तापमान के बढ़ा, इसी तरह से देख लीजिए इस चीज को, कोई भी सब्जी है, कोई भी दाल है, आप शाम को बनाइएगा और अगर थोड़ी देर या दिन में कभी बनाइएगा, थोड़ी बहुत देर रखी रहने दीजिएगा, दोपहर तक वो एकदम गाढ़ी हो जाती है। यानी टेम्परेचर का श्यानता पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ने पर श्यानता कम हो जाती है, इनवर्सली इफेक्ट है दोनों चीजें। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता कम हो जाती है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। गैस के अणु वैसे ही भागते हैं, तापमान बढ़ने पर कम कैसे हो जाएगी? ठोस में श्यानता का अभाव होता है, ये बात सही है, ठोस में कोई श्यानता नहीं होती। शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है, बात सही है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची सुमेलित करिए, बहुत सुमेलित करवा रहे हैं भाई। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, सबको पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, तो डी का दूसरा होना है, तो ऑप्शन डी का दूसरा इसमें है, तो ऑप्शन बी खत्म और आपका ऑप्शन डी खत्म। अब देखिए, अगर डी का दूसरा होगा तो बी का चौथा ही होगा हर हाल में, यानी 19 जून राष्ट्रीय पठन दिवस। हाँ, हम इस तरह से क्यों पकड़ रहे हैं, 12 जनवरी जो है वो तो युवा दिवस है, सबको पता है, स्वामी विवेकानंद जी के उस पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए का तीसरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र दिया हुआ है? ये आपका था इस्कॉन मंदिर मथुरा वाला। साइक्लोनाइट क्या है? साइक्लोनाइट जो है वो विस्फोटक पदार्थ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या कह रहे हैं, किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है उनको क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है, नहीं भाई, कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है, यही गलत है, ठीक है? बाकी सेंटेंस आप पढ़ लें जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में विचार कीजिए, इसमें लौ होता है, सही बात है। ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, सही बात है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत बात है, क्योंकि वो काम होता है एंटीजेंस का। तो पहला तीसरा दूसरा सही है, तो पहला तीसरा दूसरा किसमें है? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। और कनाडा पहला ऐसा देश होगा जो इतिहास में पहली बार फीफा की मेजबानी करेगा, ठीक है? फूफा नहीं, फीफा। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित करी है? ये किस देश ने करी है? भारत ने। वेरी गुड। और ये किसके द्वारा करी गई है? ये आपका जो इंस्टीट्यूट है ICAR, यानी कि कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा में। अगला है, बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बेरी सबसे पहले जान लें है क्या, ये विटामिन जो आपका है बी का सिंथेसिस 1, विटामिन बी के कई सिंथेसिस हैं, ठीक है? और आप हमें ये बताएं कि जो विटामिन जो है इनके मेन टाइप जो होते हैं, 2 होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। तो कौन से वाले जल में और कौन से वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है? विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग कहते हैं थायमीन, ठीक है? और इस थायमीन की कमी से जो होता है बेरी रोग होता है। और बेरी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वेट बेरी, एक होता है ड्राई। जो वेट होता है हृदय परिसंचरण में, जो आपका हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन है नसों को नुकसान पहुंचाता है, ये ऑप्शन भी आपका सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, सुमेलन फिर से करना है।
तो आर्सेनिक है, कैंसर का कॉज है, सबको पता होना चाहिए। ए का पहला है, ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी खत्म। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल जो होता है ये आपका पॉलीथीन से यानी प्लास्टिक से प्राप्त होता है। जब प्लास्टिक जलता है तब ये निकलता है और श्वास संबंधी रोग पैदा करता है। सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा यहाँ है आपका कैडमियम। अच्छा, कैडमियम से रिलेटेड रोग भी हमने कल की सीरीज में बताया था जिसको कहते हैं इटाई इटाई, ठीक है। जो आपका कैडमियम है वो हड्डियों में कमजोरी लाता है, बेरियम आपका मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केशिकात्व के उदाहरण नहीं है। कौन कौन से उदाहरण नहीं है? मोमबत्ती का जलना है, गिरे हुए द्रव को अवशोषित के लिए ब्लॉन्टिंग पेपर सही है, फाउंटेन पेन में निब तक स्याही खींचना ये सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, हाँ ये आपका उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन जरूरी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, ये ई-रूपी से होगी। और ये ना स्कीम सुन के मुझे ना, मैं क्या ही कहूँ, हालांकि ये अच्छे के लिए की गई है लेकिन इतने अच्छे के लिए भी नहीं की गई है। क्योंकि देखिए, छात्रवृत्ति जो आप देते हैं वो ऐसे ही विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है जो कि उसके योग्य होता है, उसका पात्र होता है। और आपने देखा होगा, आपने क्या, हमने भी देखा है, अपने अपने स्तर से ही देखिए, ग्रामीण स्तरों में छात्रवृत्ति पर छात्र कितना निर्भर होता है। खुश होता है कि जैसे स्कॉलरशिप आ जाएगी अपना ये काम कर लेंगे, अपना ये शौक कर लेंगे, ठीक है। कुछ एक के तो अब इन्होंने इसको क्या किया है कि इसको ई-रूपी में उपलब्ध कराएंगे। अब ये ई-रूपी क्या है, इसमें छात्रों को एक ये डिजिटल वाउचर उपलब्ध कराएंगे जिसमें विद्यार्थी जो है, जो लाभार्थी है, उसके मोबाइल पर एक क्यूआर जाएगा या एसएमएस मिलेगा, ठीक है। ये प्रीपेड वाउचर है और इसको लॉन्च किया था आपका अगस्त 2021 में, ठीक है। और क्यों लॉन्च किया था? उन्होंने कहा था वो सीएम सर ने कि इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार रोक सकेंगे हम लोग। और इसमें उनका लक्ष्य ये है कि विद्यार्थी जो है स्कूली कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य में छात्रवृत्ति को खर्च ना कर सके, यानी सिर्फ स्कूल कॉलेज की फीस, कॉपी किताबें, इन चीजों में ही खर्चा किया जा सके। जबकि हम सभी को पता है छात्रवृत्ति पर छात्र अन्य चीजों के लिए निर्भर होता है, ठीक है। तो भाई ये मुझे नहीं अच्छा लगा, बाकी ठीक है, अच्छा है, अच्छा इनिशिएट है, मेरे अच्छा लगने से क्या होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए वही प्रश्न आ गया, क्योंकि यहाँ बताना ही पड़ेगा। तो विटामिन बी सी है और इसको आप एक ट्रिक से याद कर लीजिए, गई बी सी पानी में, ठीक है, जैसे भी आप जोड़े, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है। तो असर्शन सही है। लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है, ये गलत है, ये एंडोथर्मिक नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए सही, आर गलत। यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7.4 होता है, ये क्षारी की तरफ होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए, अच्छा आप हमें कमेंट में ये बताएं, जो लिटमस पेपर है उस पर क्षार का और अम्ल का क्या इफेक्ट रहता है? अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या है ये पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस? ये जो है एक प्लांट की प्रजाति है, ठीक है, स्पीसीज है प्लांट की। और क्या कह रहे हैं पहले कथन में, यह 150 किलोमीटर में फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है, गलत है। ये विश्व का पहला सबसे बड़ा पौधा है। इसे न्यूजीलैंड के तट पर शाक खाड़ी में खोजा गया, गलत है। ये शाक खाड़ी है, ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ठीक है। तो इसमें दोनों ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान साइट्स को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका नाम क्या है? ये नाम है किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, गंभीर रूप से कुपोषण का कारण बनता है मेरास्मस रोग, ठीक है। साथ ही एक आपके क्वाशियोरकर रोग होते हैं, वो भी गंभीर रूप से कुपोषण का कारण बनते हैं। अब देखिए, ये जो मेरास्मस रोग है ये किसकी कमी का कारण होते हैं? तो आपके ह्यूमन बॉडी के लिए एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। एक होते हैं आपके माइक्रो एलिमेंट्स और एक होते हैं आपके मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। तो माइक्रो एलिमेंट होते हैं, इनको सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं, साथ ही इनका एक और नाम है लघु पोषक तत्व, ठीक है। मैक्रो एलिमेंट जो कि मुख्य जो आपके पोषक तत्व हैं, या इनको कहते हैं वृहद पोषक तत्व, ठीक है, या इनको एक और शब्द यूज किया जाता है गुरु पोषक तत्व। तो इनकी कमी से आपका क्या होता है? मेरास्मस रोग होता है। और आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? ये जो मेरास्मस होता है ये माइक्रो एलिमेंट्स की कमी से होता है, ठीक है, सूक्ष्म की बात नोटिस कीजिएगा। और माइक्रो एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, ये सब माइक्रो एलिमेंट्स हैं। साथ ही क्वाशियोरकर रोग जो मैंने बताया वो प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन हार्मोन कहलाता है? एड्रिनल होता है, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं।
ये आपकी किडनी के ऊपर एक हाफ कैप की तरह लगा रहता है, जो कि आपके डर, तनाव, गुस्सा इन सब का कारण बनता है। एकदम से किसी की बात सुनते ही आप एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो ये लक्षण सब एड्रिनल हार्मोन की वजह से हैं। और इंसुलिन के बारे में सभी जानते होंगे, ये बीटा सेल्स से स्रावित होता है, जो आपकी पैंक्रियाज में होती हैं। लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं। और ऑक्सीटोसिन जो होता है, सभी को पता है ये किस कारण से होता है। और जानवरों में ये दुग्ध स्रावण के लिए भी होता है, स्तनधारियों के लिए होता है आमतौर पे। एस्ट्रोजन जो होता है आपका, ये एक एस्टेरॉइड होता है, एस्टेरॉइड हार्मोन होता है। हाँ, तो इसको ना नेचुरल तो ये मिलता ही है बॉडी के भीतर, लेकिन इसको बाहरी आर्टिफिशियल तौर पर भी इसका सब्स्टिट्यूट है, जो कि फीमेल्स के लिए होता है। ये यौवनावस्था के लक्षणों को विकसित करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? नीले की सबसे कम होती है, ठीक है। एक वो क्रम है विवग्योर, उसको आप माइंड कीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा। जो सबसे कम कम तरंगदैर्घ्य है वो आपकी वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की सब सर्वाधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? फिशिंग कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये फिशिंग कैट? ये सामान्यतः एक बिल्ली होती है, निशाचरी प्रजाति की होती है, ठीक है, जो मेढकों, सांपों, पक्षियों, बड़े जानवरों के शवों का शिकार करती है, ठीक है। और ये बिल्ली वर्ष भर प्रजनन करती है। तो यहाँ क्या कहा गया है? चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। ये सही है। अगला कह रहे हैं, इसकी IUCN रेड लिस्ट में सुबेद से लुप्त प्राय, गलत लिखा हुआ, उल्टा लिखा है। ये जो है ये वल्नरेबल से इंडेंजर्ड की ओर है, ठीक है, तो ये गलत है। वे निशाचर और प्रजनन वर्ष भर करते हैं, ये सही है। उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 नहीं भाई, अनुसूची 1 के तहत रखा जाता है ऐसे जीवों को जो कि इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पंचनद से जुड़ी है? पंचनद उत्तर प्रदेश का, तो ये जो आपका है चंबल के साथ जो 4 नदियां और जुड़ी हैं, और उनमें कौन-कौन सी है चंबल के साथ? आपकी एक क्वारी नदी है, पहुज नदी है, यमुना है, सिंध है, इनका जो संगम है वो पंचनद कहलाता है। और यहाँ पे कटहल महोत्सव का आयोजन होता है, क्योंकि कटहल बहुल क्षेत्र है, ये जंगली कटहल भी यहाँ पे उगते हैं। तो ये किस क्षेत्र में है? जालौन जिले के पास, जो आपका इटावा जिला औरैया इनकी सीमा पर है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? कौन सी नदी पंचनद से? कुआरी नदी जुड़ी है, और अच्छा पूछ दिया है, पहुज जुड़ी है, सोन नहीं जुड़ी है, सिंपल, सिंध भी जुड़ी है। तो 1, 4, 3 कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार के संदर्भ में, देखिए वही आ गया, अभी मैंने बोला था कि कमेंट में बताइए अम्ल क्षार का लिटमस पर क्या इफेक्ट होता है। तो अम्ल और क्षार जो है, अम्ल जो है वो हमेशा लिटमस को नीला करता है, और क्षार जो है हमेशा लिटमस को लाल करता है, ये बात सही है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार तीखा यानी कड़वा होता है, दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम से कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है, सॉरी ये ब्राउनी गति होती है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जैसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले माध्यम से प्रकाश की किरण का जब प्रकीर्णन होता है ना, तो उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। आपने एक इस इफेक्ट को घर में भी देखा होगा। इस बात को यूं समझिए, मान लीजिए ये आपका एक रूम है, बंद कमरा है, कोई पूरी तरह से इसमें अंधेरा है, यहाँ कोई एक वेंटिलेटर है बहुत छोटा सा, ठीक है, और उस वेंटिलेटर से जब धूप आ रही होती है तो आपने देखा होगा वो एक लाइट बीम की तरह आ रही होती है, एक जैसे कोई बीम ऊपर से कोई टॉर्च लगा रहा है, और उस बीम में आप दूर से देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई छोटे छोटे धूल या धुएं के कण चले आ रहे हैं, छोटे छोटे कण हैं वो चले आ रहे हैं अंदर की ओर, ठीक है, एक तरंग के रूप में, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अगली बात कह रहे हैं विद्युत कण संचलन। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रोड, जो कोलाइडी कणों की जो गति होती है, उसको कहा जाता है विद्युत कण संचलन। और स्कंदन क्या होता है? कोई भी जो अभिकर्मक मिला देते हैं किसी चीज में, तब कोलाइडी कणों की जो अस्थिरता दिखाई देती है उसको कहते हैं कोगुलेशन, ठीक है, स्कंदन। एक कोगुलेशन आपकी बॉडी में भी होता है, एक क्या कई एक होते हैं, लेकिन एक जीवंत उदाहरण है जिसको आप समझ सकते हैं। कभी आपने देखा है ब्लड एकदम से बह रहा था, अच्छा जो रक्त है ना वो भी कोलाइडी विलयन है, ठीक है, क्षारीय कोलाइडी विलयन है ह्यूमन रक्त। तो जब रक्त बह रहा होता है धीमे धीमे करके वो कोगुलेशन कर लेता है, धीमे धीमे करके अपने आप जम जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं कोगुलेशन। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। वेरी सिंपल। महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना CII के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? IT अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। तो ये कथन एक सही है आपका। जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को CII घोषित किया गया है, ये बात गलत है, कथन एक सही है, ठीक है।
जून 2022 में जो किया गया है, स्टेट बैंक को नहीं बल्कि आपका आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी को और एनपीसीआई को, इन सबको इसके तहत घोषित किया गया है, सीआई के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, कैसरबाग कोतवाली में। ठीक है, प्रश्न आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से जरूरी भी है। अगला है, कौन सा डीएनए का हिस्सा नहीं है? एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन, तीनों है। तो इसमें ऑप्शन ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है? ये सोडियम सल्फेट को कहा जाता है। अगला है, आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वन दरोगा, क्या कह रही हूँ मैं, वन दरोगा का नाम आ रहा है, एग्जाम अभी हुआ नहीं है, तो कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना? ये असम बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या है ये घरौनी योजना? तो कथन कह रहे हैं कि घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। ये बात सही है। और इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि अक्टूबर 2023 तक घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे लोगों को। और ये प्रमाण पत्र क्या करेंगे? ये ग्रामीणों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलन फिर से करना है। क्या है? इस तरफ फल है और इस तरफ उनके खाए जाने योग्य भाग है। तो एप्पल, एप्पल का आपका थैलेमस खाया जाता है। ठीक है, जो पुष्पाशन होता है, क्योंकि एप्पल का जो बीज होता है वो अंदर होता है, ऊपर में जो होता है वो पुष्पाशन होता है। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे कि वो पुष्पाशन है? क्योंकि देखिए, जब कोई भी फूल लगा होता है, हम एक तो इतनी जल्दी में नहीं समझाया जा सकता, बट फिर भी कोशिश करते हैं। यहाँ फूल लगा हुआ है, यहाँ कुछ पत्तियां रहती हैं, आपने देखा होगा एप्पल जब यहाँ लगा रहता है, ठीक है, लगा हुआ नहीं देखा होगा, जब बाजार में एप्पल आप लेके आ रहे हैं, कुछ इस तरह से होता है, मैं बना भी नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक ब्लैक ब्लैक सा हल्की सी पता नहीं पत्ती टाइप या पेटल टाइप जुड़ी रहती है। ठीक है, और वो कहाँ तक होती है? वो अंदर तक होती है, सेब के अंदर तक। यहाँ पे जाके सेब के बीज होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो जो अंदर वो समझ में आता है कि ये पहले फ्लावर से विकसित हुआ होगा, उसके बाद फल बना है। ठीक है, तो ये पुष्पाशन है। कोकोनट का आप एंडोस्पर्म खाते हैं, भ्रूण पोष। ठीक है, क्योंकि कोकोनट जो है बाहरी फल है पूरा, जब उसको खोलते जाते हैं, कोकोनट का जो भ्रूण होता है उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, जो सफेद कलर का निकलता है पार्ट। केशव नट यानी कि काजू, काजू, काजू का कॉटिलीडॉन यानी बीज पत्र, काजू बीज होता है, सबको पता है। लीची, लीची रहा बचा फ्लैशी एरिल, वही लीची बचा है। तो इसका आपको ढूंढ लीजिए, मैंने सब ये हौच पौच क्यों कर दिया। एक आपका हो जाएगा तीसरा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ और चीजें आप जान लीजिए, जैसे कि सिंघाड़ा होता है, वो भी आपका बीज होता है। ठीक है, हम लोग बीज खाते हैं। ठीक है, नींबू, नींबू के जो होते हैं फाइबर्स खाते हैं हम लोग। ठीक है, आपका जो टमाटर है, वो टमाटर का हम लोग बीजांडाशन खाते हैं, पूरा बीज वाला जो हिस्सा है वो सब खाते हैं, फल बित्ती पूरी खाते हैं। ठीक है, गेहूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेहूं, जिसका हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। ठीक है, गेहूं का हम लोग फल या क्या कहते हैं, सीड नहीं खाते हैं, भ्रूण पोष खाते हैं, एम्ब्रियो, एंडोस। अगला है, फिर से सुमेलित करना है, टार्टरिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, मैलिक अम्ल सेब में होता है, ब्यूटरिक अम्ल जो होता है वो मक्खन में होता है, आपका जो रखा हुआ मक्खन होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है आपका अंगूर में होता है, स्टीरिक जो आपके वसा में स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका कूट नीचे है, आप इसको मैच कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का शुद्ध प्रारूप है? जो ताड़ी लोहा है, ये शुद्ध प्रारूप है, क्योंकि ये 99.9% लोहा शुद्ध बनाता है, और ढलवा लोहा है, इसमें 2% कार्बन की अशुद्धता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है, स्टेट दिए हुए हैं, बटरफ्लाई दी हुई है। तो ये जो केसरे हिंद तितली है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की है, एक का तीसरा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केरल की तितली जो है आपकी बुद्ध मयूरी है। सिक्किम तितली आपकी है ब्लू ड्यूक है। महाराष्ट्र की ब्लू मॉर्मन। ठीक है, याद रखना है इस इंफॉर्मेशन को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए प्रसंस्कृत किया गया है? तो ये आपका विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित औषधियों में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? सिंपल एस्पिरिन, क्योंकि ये दर्द निवारक है, और जो दर्द निवारक होते हैं वो एंटीपायरेटिक्स होते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन एस्पिरिन जो है यहाँ पे एंटीपायरेटिक है। और भी है इसके अलावा, जैसे दर्द की आपकी एक आती है क्रोसिन टेबलेट, फिनेसिटिन, पायरोमिडीन, ये सब कैसी है? एंटीपायरेटिक। ठीक है, और ये सब बाकी बची हुई कैसी है? एंटीबायोटिक।
ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले तो ये समझ लें, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन होता क्या है? जब कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए, यानी कि जो बीच का स्टेज है लिक्विड वहां तक ना पहुंचे या गैस टू सॉलिड सीधा पहुंच जाए, उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं? नहीं यार, ये इवेपोराइजेशन द्वारा सूख जाते हैं। ऊर्ध्वपातन से तालाब का पानी सूख जाता है, ये भी वेपोराइजेशन से होता है, ना कि सब्लिमेशन से। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगला है खुफ्सगुल लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। मंगोलिया का है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन जून 2022 में किया गया, विश्व बैंक द्वारा किया गया, ठीक है। अगला है, जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सल्फेट होते हैं उनके कारण जल की स्थायी कठोरता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन और उसके यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। गलत है ये। एल्काइन द्विबंध वाले को नहीं कहा जाता, जिसमें ट्राई बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है एल्काइन। और एल्काइन का फॉर्मूला आपका क्या रहता है? CnH2n-2, ठीक है। रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय, ये भी गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। बेशक हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है, लेकिन क्रियाशीलता के तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट अधिक सक्रिय है बजाय हीरा के, ठीक है। इसीलिए ग्रेफाइट अनेक चीजों में प्रयोग किया जाता है, लाइक आपका बैटरी सेल्स वगैरह में। नेक्स्ट है आपका, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, सही कह रहे हैं। ग्रेफाइट ऊष्मा का विद्युत का अच्छा सुचालक है, दोनों ही बातें सही हैं। तो कूट में चुनना है, यानी तीसरा और चौथा सही है। 117 का कूट है तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से पौधे वृहद पोषक तत्व हैं? देखिए अभी अभी बात कर रहे थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके हैं, इनको मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। कार्बन हुआ आपका, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपके लघु पोषक तत्व वो कौन कौन से हैं या गौड़ हैं, वो आपके रहेंगे लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन। और ये बात याद रखिएगा कि ह्यूमंस में और प्लांट्स में कुछ कुछ अंतर होता है पोषक तत्वों के स्तर पर, ठीक है। 118 का हो जाएगा आपका, इस हिसाब से पहला और दूसरा सही होना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, DAVINC मिशन लॉन्च किया गया है, अभी लॉन्च नहीं किया गया है, गलत लिखा हुआ है। लॉन्च अभी नहीं किया गया है, ये नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म ये वेरी वेरी मोस्ट है, 2029 तक या 2029 से पहले पहले इसको लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है अभी तक नासा के द्वारा। और इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका है डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो मिशन भेजा जाएगा ये वीनस जो आपका ग्रह है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाएगा, जिसमें पता लगाया जाएगा कि वहां पर नोबल गैसेस हैं या नहीं है, मतलब वहां की केमिस्ट्री के बारे में पता लगाया जाएगा, वहां की एनवायरनमेंट की केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेचा है। बहुत महान व्यक्ति हैं, रशियन है। विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। आतिशबाजी की सामग्री बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत फास्फोरस का, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, पारे का क्वथनांक कितना होता है? इसको नहीं पता है पारी का क्वथनांक, चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए इस प्रश्न को, आप खुद बताइए कमेंट में, ठीक है। और नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ठीक है। घबराइएगा मत, आंसर मिल जाएगा। बाकी फिर भी ना मिले तो ग्रुप में आ जाइएगा, वहां पूरा पूरा मटेरियल ही मिल जाएगा। भारत के पहले लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है? बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इस पे चाहे जितने स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि कौन सा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है? ये आपका किया गया है यमुना एक्सप्रेसवे और आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे का जो क्षेत्र है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। नतीजन होगा क्या कि जो चीन और ताइवान और कोरिया की कई नामचीन कंपनियां जो है यहाँ पे अपने वो स्थापित करेंगी हब, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है?
नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिन नहीं है, क्योंकि सुक्रोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज ये सब हाइड्रोकार्बन है। इनके सूत्रों में बहुत कम फर्क होता है। वैसे इसका जो मूल सूत्र है ना कार्बोहाइड्रेट CmH2ON, ठीक है। जहां M और N जो है वो पूर्णांक है, कोई भी यहाँ पे संख्या आ सकती है, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आपका हुआ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सिलोज, माल्टोज, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपके हाइड्रोकार्बन। जो एक्टिन है वो आपका प्रोटीन है, ठीक है, मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? सिन गैस कहा जाता है इसको। ऑयल गैस किसे कहा जाता है? जो कि H2CH4, C2H4, CO और CO2 जैसी अन्य गैसों का जो मिक्सचर होता है ना, जिसे मिट्टी के तेल की जो थर्मल क्रैकिंग द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, इसको ऑयल गैस कहते हैं। इसी से आपको याद हो शायद, पहले इसी से स्टोव वगैरह चला करते थे, ऑयल गैस से ही। गोबर गैस किसको कहते हैं? जो CH4 हुआ, CO हुआ, H2O हुआ, ये वायु की अनुपस्थिति में गोबर के किण्वन से निर्मित होता है, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में, याद रहने चाहिए। अगर वायु उपस्थित हो जाएगी तो वहां पे क्या बन जाएगा, आप वो भी हमें बताइएगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस वही आपका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का जो मिक्सचर है, उसी को आप प्राकृतिक गैस कहते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान हमेशा समान होता है? -40 डिग्री होता है ये। और कार्बन जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो रिलेशन है वो आप लोग उसको समझते ही होंगे। अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट में वो बताएंगे, ओके। अगला है बाल्टॉप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह पहली बार है जब भारत में बाल्टॉप अभ्यास 2022 में हिस्सा लिया है। देखिए बाल्टॉप क्या है ये समझ लीजिए। जो आपके नाटो सहभागी जो देश हैं, जैसे आपका फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, इनके साथ ही 14 ऐसे देश हैं जिनके साथ मिलकर ये अभ्यास किया गया था। जैसे कि इनमें आपका बेल्जियम है, बुल्गारिया है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, ये जो आपके और भी बहुत सारे हैं, इन्होंने हिस्सा लिया था, जबकि भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो गलत हो गया। कह रहे हैं यह अभ्यास स्वीडन में हुआ और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 500वीं वर्षगांठ मनाएगी। ये बात सही है। ये दो देश जो हैं सहभागी, फिनलैंड और स्वीडन, इनकी सहायता से ये स्वीडन में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है नूरी। क्या है ये नूरी? ये दक्षिण कोरिया ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी योजनाओं को, अपनी जो महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हुए एक स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम है नूरी, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण कोरिया का रॉकेट है, वही पूछा गया है। और इसको उन्होंने सियोल, वहां की जो कैपिटल है, वहां से इसको लॉन्च किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलन करना है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में तो नहीं है। वेट प्लीज वेट। देखिए इसका ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, जो कि आपका पुणे में है, ठीक है। इसके साथ ही आप कुछ और देख लें, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, वो नई दिल्ली में है। आपका DNA फिंगरप्रिंट और जो निदान है वो आपका नई दिल्ली में न होके बल्कि ये हैदराबाद, तेलंगाना में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान जो है वो आपका नई दिल्ली में है। और आपका जो राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में नहीं है, जैविक विज्ञान केंद्र वो बेंगलुरु में है, ठीक है। और जीवन विज्ञान संस्थान वो भुवनेश्वर में है। नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि एवं संगस पौधा संस्थान ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। अगला प्रश्न है वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसमें जो वलय पड़ते हैं उनकी संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, अच्छा ये जो वलय पड़ते हैं उनकी संख्या के आधार पर आयु तो निर्धारित की जाती है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल स्टडी होती है, उसका एक स्पेशल टर्म होता है जिसको हमने कल की सीरीज में जिक्र किया था, उसका नाम था अर्बोरिकल्चर, ठीक है। अगला है लोहे का गलनांक कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लोहे का आपका सिंबल रहता है Fe। इसका आपका परमाणु जो आपका क्रमांक रहता है वो आपका रहता है 26। भार जो रहता है लगभग 55 रहता है, उसको इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, ठीक है। अगला है विश्व का सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है? ये है आपका थियो मार्गरेटा मैग्निफिका। ये कहाँ पाया जाता है? ये कैरिबियाई द्वीप पर पाया जाता है, ग्वाडेलूप के मैंग्रोव के बीच में, ठीक है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी होगी? 2 किलोमीटर होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। न केवल ये, इससे मतलब ये है कि जो सरयू रिवर फ्रंट जो डेवलप किया जा रहा है, उससे रिलेट हर एक फैक्ट आपके लिए जरूरी है। इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? पानी में या तारपीन में या कांच में या नायलॉन में? सबसे अधिक इसमें पानी में ही होगी, क्योंकि देखिए निर्वात में तो जो आपकी प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ होती है। पानी में 2.25 इंटू 10⁸ होती है, मीटर पर सेकंड में होती है ये, ठीक है। बाकी मुझे याद नहीं है किसी और की। जबकि हम इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तारपीन का तेल है वो पानी से ज्यादा श्यान होता है, वो विस्कस होता है, ठीक है। तो इसमें कम रहेगी। तो सबसे अधिक यहाँ पे मुझे पानी ही सब सर्वाधिक पतला लग रहा है। ऑब्वियसली इसको आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं। बाकी इस तरह से हर एक धातु का आप वो तो याद नहीं रख सकते ना तो अपवर्तनांक याद रख सकते हैं हर एक का, ना आप हर एक में प्रकाश की चाल याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना साइंस का प्रोफेसर नहीं बनना है आपको। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो जो आपका पीतल है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, सबको पता होगा। जो आपका गन मेटल है वो उसमें आपका पीबी शामिल होता है। अब बचा क्या है? ए का तीसरा ये है और बी का पहला है। तो सी का चौथा होना है रोल्ड गोल्ड, जो आपका है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम से बनता है। और जो आपका शोल्डर होता है वो पीबी प्लस एसएन से बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धमनियों और शिराओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले देखिए, सही है और सही नहीं है ये बात की बात है। पहले तो आप धमनी और शिराओं में अंतर जान लीजिए। तो जो धमनी है ना, देखिए मैं यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पे हार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ हम लोग की दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है। साइंस की दुनिया में ऐसा नहीं है। अब देखिए, एक तरफ अगर मैं यहाँ धमनी को शॉर्ट से डिस्क्राइब करूँ, धमनी, और यहाँ पे मैं सिरा लिखूं इसको, ठीक है। ये जो धमनी है ना, ये जो ब्लड को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, ठीक है। हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं पाती हूँ बहुत ज्यादा। और ठीक इसका उलट होती है शिरा, जो अंगों से हृदय की ओर ब्लड को लेके आती है, ठीक है। और ये जो होता है धमनी, इसकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, ठीक है। और ये जो धमनी है ना, अगर कभी खाली होती है तो ये पिचकती नहीं है, ठीक है। पल्मोनरी धमनी आपकी ऐसी है जो इस चीज का अपवाद है, ठीक है। इसको छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, केवल पल्मोनरी धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है, ठीक है। क्योंकि ये उल्टा काम करती है। सारी धमनियां हार्ट टू बॉडी ऑर्गन ब्लड ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसी है जो बॉडी ऑर्गन से बिना ऑक्सीजन का ब्लड लेके आती है हार्ट में। ऐसा ही चीज है सिराओं के साथ। अब जो धमनी होती है वो रेड कलर की होती है और जो सिरा होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कथन क्या कह रहे हैं। कथन कह रहे हैं, धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तक आपको स्पेशली मेंशन ना करा जाए पल्मोनरी धमनी, तक यही सही होगा। धमनियां त्वचा की सतह से सटी हुई उसके नीचे स्थित होती हैं, जबकि शिराएं गहराई में स्थित होती हैं। नहीं, ये गलत है। शिराएं जो है वो ऊपरी सतह से सटी होती हैं और जो धमनियां हैं वो त्वचा के भीतर होती हैं, ठीक है, गहराई में होती हैं। क्योंकि शिरा आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ग्रीन ग्रीन होती है ना, स्किन के बिल्कुल ऊपर हम लोग को ग्रीन ग्रीन वेसल्स दिखाई देती हैं, जिनके थ्रू हम लोग इंजेक्शन वगैरह इंसर्ट जब करते हैं तो वो होती है आपकी सिराएं। तो ऑब्वियसली ऊपर होगी सिरा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा ग्लोबल एसडीजी पायनियर नामित होने वाला पहला भारतीय बना? तो ये आपके रामकृष्ण मुक्काबिली हैं, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है पहली बार किसी भारतीय को मिला है। और ये क्यों दिया जाता है? एसडीजी से समझ में आ रहा होगा, आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने वाले या उसमें योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और भारत में ये इनको जो मिला है वो किस लिए मिला है? जल प्रबंधन के लिए, ठीक है, जल प्रबंधन। अगला है आपका, इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, ये बात सही है। रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, ये भी सही है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है बाल केंद्रित संकेतकों पर आधारित है और ये 9 आयामों पर विश्लेषण करती है, तब ये निकालती है रिपोर्ट। वो 9 आयाम कौन कौन से हैं? आपका जीवन जो है, जीवन प्रत्याशा, शारीरिक स्वास्थ्य है, आपका शारीरिक सेहत है, इंद्रियां, कल्पना, विचार, ये सारी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से
कौन सा हार्मोन ऐसा है जो पादप वृद्धि में अवरोधक है? ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है वो अवरोधक हार्मोन है। ठीक है, बाकी जिब्रेलिन्स जो है वो आपको पता होगा। जिब्रेलिन्स के कई सारे फॉर्मेशन होते हैं, GA1, GA2, GA3। ठीक है, और ये क्यों होता है? जैसे पौधों का जो अक्ष होता है, जो एक्सिस होता है, जैसे अगर हम अंगूर को ले लें ना, इधर उधर अंगूर लगे रहते हैं इस तरह से। ठीक है, ये बीच में मेन एक्सिस होता है, उसकी वृद्धि करने की जो क्षमता होती है वो जिब्रेलिन से होती है। जिब्रेलिन से बहुत सारी फलों को लंबा बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपका लौकी में साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन लगा देते हैं तो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है आपका, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो ये सब पता होगा, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है। अगला है, सुमेलित करना है तो सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई जो हमने थोड़ी देर पहले अभी किसी क्वेश्चन में बताई थी, जो आपका इंफ्रारेड है उसको विलियम हर्शल ने वो किया था, खोज करी थी। तो सी का तीसरा होना है। इस तरह से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट हो जाता है। अब क्योंकि सी का तीसरा होना है तो बी का दूसरा होना ही होना है, यानी गामा किरण जो है हेनरी बेकुरल ने की थी और एक्स किरणें जो है विलियम रोजेंट ने की थी। ठीक है, ए का चौथा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया? ये आपका ईरान ने किया है। ठोस ईंधन वाला रॉकेट है और इसका नाम जुलजाना क्यों रखा गया है? जुलजाना नाम मोहम्मद जो आपके पैगंबर थे, इनके पोते इमाम हुसैन के घोड़े का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस क्षेत्र को यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना है? अलीगढ़ है, इसमें लखनऊ भी है, चित्रकूट भी है और आपका झांसी भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या है ये? रक्षा औद्योगिक गलियारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेसवे का जो विकास प्राधिकरण है यूपीडा, इन्होंने यूपी में रक्षा गलियारे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया है। वो कौन कौन से वित्तीय संस्थान है? आपका इसमें SBI है, आपका इसमें पंजाब नेशनल बैंक है, PNB, आपका इसमें BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी शामिल है। ठीक है, और ये है क्या, ये जो है रक्षा गलियारा, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लक्ष्य है भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना। इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी आपकी 11 अगस्त 2018 से की गई। पूरे जो गलियारे को विकसित करने के लिए जो यूपीडा है वो एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण है? हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, धातु के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पैलेडियम धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है, गलत बात है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, सही है, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास होती है, तो यहाँ पे ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये ध्वनि तरंगों की परास होती है जो कि एक मानव द्वारा सुगमता से सुनी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि आपका सितार हुआ, गिटार हुआ, बांसुरी, ऑर्गन पर। अच्छा, आप हमें ये बताएं, लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था जो डेसिबल है उसे नापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को, और कितनी तीव्रता हो जिसको मानव सुगमता से सुन सकता है। ठीक है, वो शहरी क्षेत्रों में अलग है, औद्योगिक क्षेत्रों में अलग है। अगला प्रश्न है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? फ्रेंड्स, यहाँ ना आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। दरअसल ये स्नोर साउंड है, हमारे घर में लोग सो रहे हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 2:30। तो प्रश्न क्या कह रहा है? ओ सॉरी, ये क्या कर लिया मैंने, रफ कार्य के लिए स्थान आ गया, अभी इसकी जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या था? ये है, रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? नहीं, गलत है ये बात। जो ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम के शीर्षक से, ये नीति आयोग। ठीक है, और आप हमें ये भी बताएं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इससे पहले इसका नाम क्या था? ठीक है, अभी मौजूदगी में इसके CEO कौन है, अभी हम बता चुके हैं। ठीक है, बाकी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं वो भी बताएं। ठीक है, नीति आयोग से रिलेट आपको जितनी जानकारी हो आप कमेंट में साझा कीजिए अपने अन्य साथियों के साथ। ठीक है, और ये आप कमेंट जरूर किया कीजिए, इसे लगता है कि हाँ आप लोग इसको एक्टिवली देख रहे हैं। वर्ष 2029-30 तक भारत के गिग लेबर फोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। ये बात सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। और पता है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं लेबर लॉ से रिलेट हैं या आपके श्रमिकों से रिलेट हैं, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर आपके एग्जाम, जो EPFO का आपका एग्जाम आ रहा है। ठीक है, बहुप्रतीक्षित परीक्षा है ये।
जो कि कब हुई थी 2020 से शायद नहीं मेरे ख्याल से 2021 में हुई थी। 2021 के बाद से अब आयोजित होने जा रही है और ये टू द टाइम आयोजित होती है और एक ऐसा बहुत सिंपल सा एग्जाम है जो एक सिंगल स्टेप एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन, ठीक है। बहुत सारे फेजेस, बहुत सारे टीयर्स इसमें नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आपका है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के संबंध में घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए फिर से कालक्रम में व्यवस्थित करवा रहा है। बिम्स्टेक का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं शुरू से कैसे क्या क्या हुआ। ये जो बिम्स्टेक है ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है, जो कि एक बहुपक्षीय संगठन है और इसमें ना 7 देश सदस्य थे और इसमें 7 सदस्यों में से 5 जो आपके बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण एशिया थे और 2 जो आपके हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक जो है इसकी पहली जो बैठक हुई थी, गठन हुआ था 1997 में और जो बैठक आयोजित हुई थी वो आपकी बैंकॉक में आयोजित हुई थी। तो ये आपकी जून 1997 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, म्यांमार ने दिसंबर 1997 में ही दिसंबर में बिम्स्टेक का जो है संगठन का नाम बदल के ये कर दिया, बिम्स TEC, ठीक है। तो पहले घटना ये हुई, उसके बाद घटना ये हुई। उसके बाद इस समूह का विस्तार तब हुआ जब फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल किया गया। तो नेपाल और भूटान को 2004 में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये घटना और बाद की है। उसके बाद 2 जुलाई 2004 में बैंकॉक में आयोजित होने वाली पहली शिखर बैठक में समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल कर दिया गया, ठीक है। मार्च 2022 में क्या हुआ, कोलंबो श्रीलंका में होने वाले 5वें शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये बात हुई है 2022 की, ठीक है। इस चार्टर के तहत एक आशा व्यक्त की गई कि समूह के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में एक बैठक आयोजित करेंगे और चार्टर को अपनाने के साथ ही बिम्स्टेक के पास अब एक अंतरराष्ट्रीय, एक इंटरनेशनल पहचान भी मिल गई है। इनका एक प्रतीक भी है और इसका एक ध्वज भी है, ठीक है। उस प्रतीक को आप जाएं गूगल पर चेक करें और उस ध्वज को भी आप गूगल पर चेक करें, इससे चीजें याद रहती हैं। इस तरह से अगर हम कालक्रम के अनुसार लगाते हैं तो सबसे बाद की घटना है ये चार्टर वाली। 2 ऑप्शन यहाँ खत्म हो चुके हैं और क्योंकि जून 1997 में सेकंड नंबर की घटना हुई है और दिसंबर में 3rd नंबर की, तो सेकंड पहले आएगा, 3rd बाद में आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ये थी आपकी यूपीपीसीएस प्री परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 2, जिसमें हमने दृष्टि पीसीएस का सेकंड टेस्ट कंप्लीट किया, सफलतापूर्वक कंप्लीट किया, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए। अच्छा क्या लगे प्लीज शेयर कीजिएगा ही, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। प्लीज लाइक भी करते रहिएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मुझे एक्टिव लोग देख रहे हैं। हमें ऐसा ना लगे और आप लोग भी इस तरह से ना देखिए कि आपने बस फोन उठाया, यूट्यूब खोला और मगरमच्छ आसन में है कायदे से बिस्तर पे और टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ऐसे टेस्ट सीरीज नहीं होती है। आपको वाकई टेस्ट सीरीज का अनुभव चाहिए तो आप कायदे से कॉपी पेन उठा के इसको कीजिएगा। हाँ, टेक्निक थोड़ा, क्योंकि हम लोग ओवर स्मार्ट हो गए हैं तो स्क्रीनशॉट्स का जमाना है, ठीक है। आपको जो बेहतर लगे उनमें से आप कीजिए, लेकिन पॉइंट्स को नोट जरूर कीजिए कहीं भी, चाहे माइंड में, चाहे फोन में स्क्रीनशॉट के द्वारा, चाहे पेन से कॉपी पर, ठीक है। बाकी इस टेस्ट सीरीज को अगर आप हार्ड कॉपी में देना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप इसको पीडीएफ प्रिंट करा सकते हैं और घर बैठ के कायदे से आप OMR पर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अन्य वीडियो क्या, अगली ही टेस्ट सीरीज में मिलेंगे जो कि एक दिन छोड़कर ही आएगा, ठीक है। चलते हैं हम। जय हिंद, थैंक यू।